डियर स्टूडेंट, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पॉइंट ऑफ स्टडी में दोस्तों। क्योंकि आपके लिए हम मॉडल सेट का ये सेट 2 लेकर आए हैं। मॉडल सेट बिहार बोर्ड के द्वारा जो जारी करता है मॉडल सेट इंटरनेट वाला, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। और दोस्तों इस वीडियो में जो आज बात करने वाले हैं मॉडल सेट 2 के बारे में, जो कि इसमें 80% जो क्वेश्चन जो होता है वो मॉडल सेट से ही दिया रहता है। 60% क्वेश्चन आपको टकरा जाएगा। जी हाँ दोस्तों, मैं 80% मैं पढ़ाऊँगा, जिसमें से 60% क्वेश्चन आपको टकरा जाएगा आपके एग्जाम में। अगर आप अच्छा मार्क्स लाना चाहते हैं, 2022 में अच्छा बनना चाहते हैं, अच्छा मार्क्स लाना चाहते हैं, मम्मी पापा का नाम रोशन करना चाहते हैं, तो एक बार इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले साइंस का। जी हाँ दोस्तों, साइंस की वीडियो लेकर आया हूँ। पार्ट 1 अगर नहीं देखे हैं तो जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वो देख लीजिए। इंटरनेट पर जो भी डाला गया है मॉडल सेट, उसका सॉल्यूशन 100% करा दिया गया है। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। बट उससे पहले आप मेरे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि मैं इसी तरह का वीडियो आपके पास लेकर आता रहूँ। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। पहला क्वेश्चन इस प्रकार का दिया हुआ है, यहाँ पर देख लीजिए। कहता क्या है, क्वेश्चन कहता है किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा क्या होती है। तो दोस्तों आपको बता दें कि किसी भी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होता है। क्या होता है? धनात्मक होता है, याद रखिएगा। और धनात्मक होता है तो यह भी याद रखिएगा कि प्लस VE होता है। क्या होता है? प्लस VE। और दोस्तों अवतल लेंस पूछेगा ना, तो अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होता है, और ये इसमें -VE होता है। क्या होता है? -VE, आप याद रखिएगा। चलिए दोस्तों, आई होप कि ये अच्छे तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 किस प्रकार का दिया हुआ है, कहता है किसी शब्दकोश में पाए गए अक्षरों को पढ़ने के समय आप निम्नलिखित में से कौन सा लेंस का पसंद करेंगे। कौन सा लेंस पसंद करते हैं यह बताना है। जब आप किसी शब्द में पाए गए छोटे अक्षर को जब पढ़ते हैं, तो उस समय आप कौन सा लेंस का प्रयोग करना चाहेंगे, ये बताना है दोस्तों। तो दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी एक उत्तल लेंस, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी एक अवतल लेंस, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी एक उत्तल लेंस, 50 सेंटीमीटर दिया हुआ फोकस दूरी एक उत्तल लेंस। उसके बाद है ना, इसमें से लास्ट ऑप्शन है 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी एक अवतल लेंस। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये समझना है कि उत्तल लेंस जो है ना, इसका आंसर क्या होगा? उत्तल लेंस ही होगा। लेकिन 50 सेंटीमीटर में होगा। क्या होगा? 50 सेंटीमीटर होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए और सी हमारे यहाँ सबसे दोनों सही है। अब देख लीजिए, कुछ मिसप्रिंट हो गया होगा क्वेश्चन के आंसर में, लेकिन इसका जो आंसर होगा यही होगा, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी उत्तल लेंस। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन इस प्रकार का दिया हुआ है हमारे पास। कहता है मोटर चालक के सामने सामान्यतः क्या लगा होता है भाई। तो ये पूछ रहा है समतल दर्पण लगा होता है, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल लेंस। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा बिल्कुल वो उत्तल दर्पण लगा रहता है। क्या लगा रहता है? उत्तल दर्पण लगा रहता है। और हजामती बनाने में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, आप याद रखिएगा। चलिए तो अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 इस प्रकार का दिया हुआ है हमारे पास। कहता है यहाँ पर, तो क्वेश्चन नंबर 4 कहता है इस प्रकार का दिया हुआ है। यहाँ कहता है कि एक व्यक्ति समतल दर्पण की ओर 4 मीटर पर सेकेंड की चाल से आ रही है। ठीक है, समझने की कोशिश कीजिए। एक व्यक्ति है समतल दर्पण की ओर 4 मीटर पर सेकेंड से आ रही है। तो कहता क्या है कि व्यक्ति को समतल दर्पण में बना अपना प्रतिबिंब किस चाल से आता हुआ प्रतीत होगा। ये बता रहा है कि अपना जो दर्पण बनेगा उसका वो किस चाल से आता हुआ प्रतीत होगा, ये बोल रहा है। तो इसका जो आप आंसर लगाइएगा तो सही आंसर इसका दोगुना हो जाता है। क्या हो जाता है? दोगुना। और सेंटीमीटर को दिया हुआ है तो मीटर में ही रहेगा, और सेकेंड में ही रहेगा, तो 8 मीटर सेकेंड हो जाएगा सही आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन इस प्रकार का दिया हुआ। कहता है यहाँ पर
नेत्र की फोकस दूरी बढ़ जाने से आँख में उत्पन्न दोष होता है। नेत्र की जब फोकस दूरी बढ़ जाती है तो आँख में कौन सा दोष होता है ये बताना है। तो निकट दृष्टि दोष होता है, दीर्घ दृष्टि दोष होता है, ज्यादा दृष्टि वजह से। तो इसका जो आंसर होगा वैश्वय नहीं होगा, इसका जो आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी हो जाएगा, दीर्घ दृष्टि दोष। क्योंकि यहाँ पर बोल क्या रहा है कि नेत्र की फोकस दूरी बढ़ जाने से दीर्घ दृष्टि दोष हो जाएगा, उत्पन्न दोष उसमें दीर्घ दृष्टि दोष। अगला क्वेश्चन इस प्रकार का दिया हुआ कहता है दृष्टि दोष वाले व्यक्ति द्वारा जिस चश्मे का प्रयोग किया जाता है उसमें कौन सा लेंस लगाया जाता है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, जी हाँ दोस्तों 6 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन इस प्रकार का दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर इस प्रकार का कहता क्या है, विद्युत आवेश की इकाई होती है। विद्युत आवेश की इकाई क्या होती है, कूलम्ब होती है, वोल्ट होती है, एम्पियर होते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो जी हाँ दोस्तों इसका जो सही आंसर होता है विद्युत आवेश का कूलम्ब होता है, आप याद रखिएगा ऑप्शन को। चलिए तो अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन इस प्रकार का कहता है, यहाँ पर दिया हुआ है विद्युत आवेश में 2 प्रकार होते हैं जिन्हें धन आवेश और ऋण आवेश माना जाता है। यह नामकरण किसने किया था। तो ये यहाँ पर आपको वैज्ञानिक का नाम है, थेल्स ने किया था, कूलम्ब ने किया था, और सर थॉमस ब्राउन ने किया था, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। तो इसका जो सही आंसर होगा बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था, आप याद रखिएगा। आपके एग्जाम से ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, ठीक है। अगला है एक पदार्थ में 1 कूलम्ब धन आवेश रहता है, आवेशित किया जाता है। तो इस आवेश में पदार्थ जो है ना इलेक्ट्रॉन कितना संख्या बनेगा, तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो कितना संख्या पर निकलेगा ये बोल रहा है। तो जी हाँ दोस्तों जब 1 कूलम्ब आवेशित किया जाता है तो आप एक याद रखिएगा 6.25 गुने 10 के पावर 18 होता है, याद रखिएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इस प्रकार का दिया हुआ कहता है यहाँ पर किसी विद्युत बल्ब पर 220 वोल्ट तथा 100 वाट की अंकित जब इसमें 110 वोल्ट प्रचलित किया जाता है इसके द्वारा युक्त शक्ति कितना होता है ये बोल रहा है। तो आप जान लीजिए कि 220 वोल्ट है और 100 वाट है, इसमें 120 वोल्ट पर प्रचलित करना है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका शक्ति क्या हो जाएगा। तो जी हाँ दोस्तों ऑप्शन नंबर क्या होगा 50 वाट हो जाएगा। सीधे ये घट जाएगा, सीधे क्या हो जाएगा घट जाएगा, ठीक है, आधा घट जाता है। अगला है धात्विक ऑक्साइड को किस क्रम का ऑक्साइड कहा जाता है। तो धात्विक ऑक्साइड को किस क्रम का ऑक्साइड कहा जाता है, ऑप्शन नंबर क्षारकीय ऑक्साइड होता है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन इस प्रकार का दिया हुआ है विद्युत जनित का सिद्धांत कौन सा है, बताना है। सिद्धांत आधारित किस पर होता है, तो विद्युत जनित का सिद्धांत आधारित होता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए तो अगला क्वेश्चन निकल चुका है यहाँ पर लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है। तो जब लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है बहुत ही बढ़ जाता है, क्या होता है, बहुत ही बढ़ जाता है, आप याद रखिएगा इसको, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन इस प्रकार का दिया हुआ है कहता है प्रक्रिया PbO प्लस सी एरो होता है Pb प्लस CO। यहाँ पर ये कौन सा अभिक्रिया है पूछ रहा है। PbO ऑक्सीकृत होता है, C ऑक्सीकारक होता है, C एक अवकारक है और यह एक रेडॉक्स प्रक्रिया नहीं है। तो इनमें से एक ही आंसर लगाना है, इसका आंसर क्या होगा। तो चलिए तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर, आप याद रखिएगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 कहता है इस प्रकार का दिया हुआ यहाँ पर कहता है निम्न धातुओं में से कौन सा NaOH विलयन में H2 गैस देता है। H2 यहाँ पर दिया हुआ और यहाँ पर G दिया हुआ, इसका मतलब ये गैस होता है, ठीक है। तो गैस देता है तो आपको दोस्तों यहाँ पर समझ लेना की जरूरत है NaOH क्या है, एक अम्लीय पदार्थ है। सुनिए सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है ना वो एक अम्लीय पदार्थ है, आप याद रखिएगा। और ये H2 गैस देता है, इनमें कौन देता है यही बताना है। तो इसका जो सही आंसर है वो एल्यूमिनियम देता है, Al, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 16 नंबर इस प्रकार का कहता है, यहाँ दिया हुआ है यदि विलयन का pH 13 है तो इसका अर्थ क्या है भाई। तो जब विलयन का pH मान 7 से अधिक होता है तो क्या कहलाता है, वो क्या कहलाता है, आपको सभी को पता है, वो क्षारीय कहलाता है। क्या कहता है, क्षारीय कहलाता है।
तो यहाँ पर क्षीणीय भाष्म है, क्षीणीय अम्लीय है, तो अम्ल तो नहीं हो सकता है लेकिन भस्मिक हो सकता है। तो इसका जो आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए यदि विलयन का पीएच मान 13 का अर्थ है, तब पीएच मान जब 13 का अर्थ होता है तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, ये बताना है आपको, कमेंट बॉक्स में ही बता दीजिएगा। फिलहाल मैं ऑप्शन बता चुका हूँ। चलिए तो अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन इस प्रकार का दिया हुआ है, कहता है साधारण ताप पर फास्फोरस का आणविक सूत्र क्या होता है। तो जब साधारण ताप पर लो टेम्परेचर में, इसका आंसर क्या होगा, आणविक सूत्र फास्फोरस का अनुसूत्र क्या होता है ये बताना है। तो इसका जो आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 का आ चुका है। यहाँ पर कहता है यहाँ पर पीतल में रहता है, पीतल में क्या रहता है, ये तो Cu तथा Sn रहता है, Cu प्लस तथा Zn रहता है, Zn प्लस Pb होता है, Sn प्लस Pb होता है। तो Cu से कॉपर होता है, Sn से क्या होता है, Sn से आपको ये बताना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। Pb से क्या होता है, लेड होता है, Zn से क्या होता है, जिंक होता है। तो जी हाँ दोस्तों, इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी हो जाएगा। सी कॉपर और जिंक दोनों होता है, किसमें होता है, पीतल में होता है, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 का है, यहाँ पर दिया हुआ है धातु की प्रकृति होती है, धातु की प्रकृति कैसे होती है, वह विद्युत धनात्मक होता है, विद्युत ऋणात्मक होता है, उदासीन होता है, इनमें से कोई नहीं। तो धातु जो है ना वो क्या होता है, इसका जो आंसर हो, धातु कौन कौन होता है, जो अम्लीय पदार्थ होता है वो धातु कहलाता है, अम्लीय पदार्थ क्या कहलाता है, धातु कहलाता है, वह विद्युत धनात्मक होता है, क्या होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाए, ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए तो अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन इस प्रकार का दिया कहता है चुंबक अशुद्धि को किस प्रकार दूरी किया जाता है। जब चुंबक में अशुद्धि पदार्थ रहता है उसमें किस प्रकार उसको दूर किया जाता है। फिलन उत्प्लावन विधि, वन अवकेलन विधि, गुरु पृथक विधि, चुंबकीय विधि। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, जी दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चुंबकीय विधि से दूर किया जाता है। अगला क्वेश्चन इस प्रकार का दिया हुआ कहता है कार्बनिक यौगिक का आवश्यक तत्व कौन सा है ये बताना है। तो आवश्यक कार्बनिक यौगिक जैसे पूछ रहा है तो कार्बनिक यौगिक का आवश्यक तत्व कौन होगा, ऑप्शन नंबर कार्बन होगा, क्या होगा, कार्बन हो जाएगा सही आंसर। चलिए तो अगला क्वेश्चन है अक्रिय तत्व कौन सा है, वैसे क्रिया तत्व कौन सा है ये बताना है। तो जी हाँ दोस्तों, अक्रिय तत्व में जब बोलेगा तो हीलियम एक ऐसा है जो अक्रिय तत्व, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है एल्कीन श्रेणी में यौगिक का सामान्य सूत्र क्या होता है। एल्कीन श्रेणी का यौगिक का सामान्य सूत्र पूछ रहा है। तो जी हाँ दोस्तों, जब एल्कीन पूछेगा तो इसका जो आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, ये हो जाएगा CnH2n होता है, याद रखिएगा, CnH2n होता है, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन इधर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन इस प्रकार का दिया है अपमर्जक में उपयोग होता है। अपमर्जक में क्या चीज़ का उपयोग किया जाता है, साबुन का, ईथर का, उसका एल्कोहल का, तो ईथर का, कास्टिक पोटास का, एल्कोहल का, गंधकमल का। तो इसका जो आंसर होगा 24 का, जी हाँ दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एल्कोहल का होता है, क्या होता है, एल्कोहल का होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है काफ़ी शानदार प्रश्न है, आ चुका है। आवर्त सारणी में VIIA यानी कि 7A बराबर क्या होता है, तत्व कौन सा है, तो ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर 4 दिया हुआ है, 4 में से एक ही आंसर लगाना। जी हाँ दोस्तों, 25 में है हैलोजन कहलाते हैं और धातु के अभिक्रिया नहीं करते हैं। तो इसका जो फाइनली आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, 25 का, जी हाँ दोस्तों ये हो जाएगा, हाइड्रोजन कहलाते हैं, क्या होता है, हाइड्रोजन कहलाता है, आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन से बढ़ते हैं। क्वेश्चन इस प्रकार का कहता है, यहाँ पर देख लीजिए, कहता है आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर प्रकृति के बारे में कौन सा कथन असत्य है। तो जब बाएं से दाएं जाएंगे तो ये कौन सा कथन असत्य होगा, असत्य के लिए एक ही है, जो कि परमाणु आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग करते हैं। अगला है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया उत्पन्न होती है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया किसमें उत्पन्न होती है, प्रोटीन में, कार्बोज में, विटामिन में, वसा में। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 27 का, बी हो जाएगा, कार्बोज में होता है, ठीक है। और ये आपको मॉडल सेट में ही पूछा गया क्वेश्चन, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। अंडाणु निषेचन होता है, अंडाणु निषेचन किसमें होता है, योनि में, गर्भाशय में, फैलोपियन नलिका में, अंडाशय में। तो जी दोस्तों, जब अंडाणु की बात किया जाए तो ये ऑप्शन नंबर फैलोपियन नलिका में होता है, याद रखिएगा, अंडाणु उसी में बनता है, याद रखिएगा। श्वसन की प्रक्रिया होती है, कैसी होती है, ये श्वसन की क्रिया कैसी होती है। तो इसका आंसर क्या होगा, 4 में से इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी हो जाएगा, राइबोसोम में होती है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी हो जाएगा, याद रखिएगा, श्वसन की प्रक्रिया राइबोसोम में होती है। अगला क्वेश्चन है एक स्वच्छ मनुष्य में कर्मक कुंचन एक अनुशीतलन दाब होता है। तो यहाँ पर क्रम कुंचन बोल रहा है, तो
कुंचन, पर कुंचन बोल रहा है, तो इसका जो आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, ये हो जाएगा करेक्ट आंसर 120 या 80। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, पत्तियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन के संभावना होती है, हो पाती है। तो पत्तियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन का संभावना हो पाती है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, इसका सी हो जाएगा करेक्ट आंसर, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन एबिसिक अम्ल। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आ चुका है, कार्बन यौगिक के कार्बन की संयोजकता कितनी होती है। कार्बन यौगिक में कार्बन की संयोजकता यही बताना है। तो कार्बन यौगिक में कार्बन की संयोजकता ये बताना है, तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, 4 होता है। क्योंकि आपको याद रखिए कार्बन की परमाणु संख्या 6 होता है, जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से होता है 2 4 4, तो इसका जो आंसर क्या 2 4 होगा, ऑप्शन नंबर 4। बारह के अक्षर में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 4 हो जाता है। संयोजकता पूछा है। एड्स रोग का प्रमुख कारण क्या है, तो एड्स रोग का प्रमुख कारण है असुरक्षित यौन संपर्क, खून की कमी, विटामिन की कमी और पोषण की कमी। तो दोस्तों जब एड्स की बात आए तो एड्स का जब जनन किया जाता है, तो जब आप उस असुरक्षित यौन की कमी होगी तो आप में एड्स का बीमारी हो सकता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ये जगह याद रखिएगा, आप किसी से गलत नहीं करिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चमगादड़ एवं पक्षी के पंख किस प्रकार के अंग के उदाहरण हैं। तो जब चमगादड़ और पक्षी की बात आ जाए तो आप यही याद रखिएगा 35 का, जी हाँ दोस्तों, कि समजात पक्षी होता है, समजात पंख का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन इस प्रकार का दिया हुआ है, वे अंग जिनकी उत्पत्ति तथा मूल रचना में वह समानता होती है किंतु कार्य के अनुसार उनकी बाह्य रचना परिवर्तन हो जाता है। यानी बाह्य रचना में क्या हो जाता है, परिवर्तन होता है, वो अंग क्या कहलाते हैं। जी हाँ दोस्तों, वो अंग क्या कहलाते हैं, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ये हो जाएगा समजात अंग कहलाता है, आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ, कृत्रिम का परितंत्र का उदाहरण क्या है। तो कृत्रिम का परितंत्र का उदाहरण है बगीचा खेती। क्या होता है, बगीचा खेती, आप याद रखिए। प्राकृतिक ऊर्जा, यहाँ पर क्या कहता है, प्राकृतिक ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन है। तो प्राकृतिक ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन होता है, वो कोयला होता है, पानी होता है, कागज़ होता है, सूर्य होता है। तो जी हाँ दोस्तों, प्राकृतिक ऊर्जा का मुख्य स्रोत वो सूर्य होता है। क्या होता है, सूर्य होता है, समझे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, कहता है वनों के संरक्षण की निम्नलिखित में किन प्रक्रियाओं को नियंत्रित की आवश्यकता होती है। तो किन प्रक्रिया की नियंत्रण की आवश्यकता होता है, यह वनों संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से किन प्रक्रियाओं को नियंत्रित करने की आवश्यकता होती है। जब नियंत्रित करना पूछ रहा है तो इसका जो सही आंसर होगा, सही की बात हो रही है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी होता है, याद रखिएगा, ठीक है। आप यही याद रखिएगा, इनमें से सभी होता है और ऑप्शन के साथ याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन इस प्रकार का कहता है, यहाँ पर कहता है क्वेश्चन नंबर 40, वे पदार्थ जो जैव प्रक्रम अवघटित हो जाते हैं वो क्या कहलाते हैं। तो वे पदार्थ जब जैव अवघटित होता है वो जैव निम्नीकरण कहलाती है, निम्नीकरणीय कहलाता है, ऑप्शन नंबर ए। आमीटर से निम्नलिखित में किससे मापा जाता है। तो आमीटर में निम्नलिखित में से किसे मापा जाता है, धारा को, आवेश को, विभव को, विद्युत शक्ति को। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विद्युत धारा को मापा जाता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन इस प्रकार का दिया हुआ है, कहता है वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है वो क्या कहलाता है। जनरेटर, विद्युत मोटर, जनरेटर और विद्युत मोटर दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जब विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने की बात हो रही है तो इसका जो सही आंसर है वो विद्युत मोटर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्लाज्मोडियम किस विधि द्वारा जनन है। तो प्लाज्मोडियम द्वारा किस विधि द्वारा जनन है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी हो जाएगा, बहुविखंडन। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है निकट दृष्टि दोष निम्नलिखित में किस लेंस द्वारा हटाया जाता है। तो निकट दृष्टि दोष की बात कर रहे हैं तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी हो जाएगा, अवतल लेंस। अगर दूर दृष्टि की बात करें तो उत्तल लेंस हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये आप दिया हुआ है, पौधे में जननांग कहाँ पाए जाते हैं। तो जड़ में, तना में, पुष्प में, फल में। तो दोस्तों पौधों में जननांग जो है ना वो ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी हो जाएगा, पुष्प में पाए जाते हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन इस प्रकार का है, मेंडल ने अपने आनुवंशिक प्रयोग हेतु किस पौधे का प्रयोग किया था। तो वो मटर का प्रयोग किया था, आप याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन इस प्रकार का कहता है, परिस्थिति तंत्र में ऊर्जा का वाहन
वह किस दिशा में होती है? तो पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का वहन जो है ना वो किस दिशा में होते हैं? ऑप्शन नंबर क्या होगा? 47 का सी हो जाएगा करेक्ट आंसर, याद रखिएगा। ठीक है, अगला है ओजोन परत पाया जाता है। ओजोन परत किस में पाया जाता है? आपको ये याद रखना। तो ओजोन परत जो है वो ऑप्शन नंबर क्या होगा? सही आंसर बिल्कुल वायुमंडल की ऊपर सतह में पाया जाता है, याद रखिएगा। अगला है दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो आपको बता दिए कहा जाती है दाढ़ी बनाने में वो कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। कौन सा दर्पण का? अवतल दर्पण का। आप याद करके रखिएगा, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अगला है क्वेश्चन नंबर प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम हैं? तब प्रकाश के परिवर्तन के अपवर्तन पूछे या परावर्तन पूछे, प्रकाश के अपवर्तन यहाँ पर पूछ रहा है तो 2 नियम है, आप याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए तो अगला क्वेश्चन यहाँ आते हैं, निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है? तो निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10 के पावर, याद रखिएगा 3 × 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड होगा, किलोमीटर पर सेकेंड होगा, सेंटीमीटर होगा या मीटर पर सेकेंड होगा, मिलीमीटर पर या मीटर पर सेकेंड। तो इसका जो सही आंसर 51 का, जी हाँ दोस्तों 51 का क्या होगा भाई? तो 51 का सही आंसर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर, मीटर पर सेकेंड होता है, याद रखिए। अगला क्वेश्चन है दर्पण में किस दर्पण में प्रतिबिंब बड़ा बनता है? तो दर्पण में जो है ना अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बड़ा बनता है और उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब छोटा बनता है, याद रखिए। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब उल्टा बनता है और उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब सीधा बनता है, आप याद रखिएगा। ठीक है, अगला है दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों दांतों द्वारा प्रतिबिंब के लिए किया जाता है? बड़ा प्रतिबिंब के लिए देखने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों अगर किसी मरीज को दंत विशेषज्ञ किसी में बीमारी हो जाती है तो उसमें कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है, यही आंसर लगाना है। तो जी हाँ दोस्तों इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी हो जाएगा, अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन इस प्रकार का दिया हुआ है, किस दर्पण में केवल आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब होता है? तो आभासी और काल्पनिक प्रतिबिंब की बात हो रहा है तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी हो जाएगा, समतल और उत्तल दोनों में होता है। ठीक है, अगला है चालक के सामने दर्पण साइड मिरर लगा रहता है। जब चालक के सामने साइड मिरर के रूप में कौन सा दर्पण लगा रहता है? तो यही बताना है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? जी हाँ दोस्तों 55 का सही आंसर सी हो जाएगा, उत्तल दर्पण लगा रहता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन ये आते हैं गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ वृत्ताकार सीमा रेखा व्यास कहलाता है, क्या कहलाता है? तो वृत्ताकार और व्यास की बात हो रहा है तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सही आंसर ऑप्शन नंबर 56 का डी हो जाएगा सही आंसर, याद रखिएगा। ठीक है, गोलीय दर्पण की द्वारक होता है। ठीक है, अगला है प्रकाश तरंग उदाहरण है। प्रकाश के तरंग उदाहरण कौन है? तो बैगनी होता है, ध्वनि तरंग होता है, विद्युत चुंबकीय तरंग होता है, पराबैंगनी होता है, पराश्रव्य तरंग होता है। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी हो जाएगा, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन इस प्रकार का है, जब गोलीय दर्पण के फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या के बीच में संबंध होता है तो जब संबंध की बात हो रही है तो इसका जो याद रखिएगा R = 2f होता है। F बराबर R/2 होता है तो R बराबर यहाँ पे F बराबर R/2 होता है, याद रखिएगा। ठीक है, R/2 तो यहाँ से R निकालेंगे तो R बराबर क्या होता है? F/2 हो जाएगा। क्या होगा? F बराबर 2R हो जाएगा, F बराबर 2। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर कमेंट में बॉक्स जरूर याद रखिएगा, कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन इस प्रकार का दिया हुआ है, कहता है क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ बढ़ते हैं। 58 क्वेश्चन कहता है 59 की तरफ बढ़ते हैं, समतल दर्पण की प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है? तो समतल दर्पण की प्रतिबिंब की प्रकृति वो ऑप्शन नंबर क्या होगा? आभासी और बराबर होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन इस प्रकार का दिया हुआ है, सोलर कुकर में किस दर्पण का व्यवहार होता है? तो सोलर कुकर में वो अवतल दर्पण का उपयोग होता है, किसका होती है? तो इसका जो सही आंसर होगा अवतल दर्पण का ही उपयोग होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए तो अगला क्वेश्चन है, सर्च लाइट का परावर्तक सतह कैसा होता है? तो सर्च लाइट की बात हो रही है तो सर्च लाइट का परावर्तक सतह वो क्या होता है? ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी हो जाएगा, अवतल दर्पण होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 62 करते हैं, कहता है यदि किसी बीम का प्रतिबिंब आवर्धन और ऋणात्मक होता है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी? ये पूछा है। जब कोई बीम का प्रतिबिंब ऋणात्मक होता है, आवर्धन होता है तो इसका प्रतिबिंब क्या होगा? ऑप्शन नंबर क्या होगा? सही आंसर जी हाँ दोस्तों ए हो जाएगा सही आंसर, याद रखिएगा। उल्टा और वास्तविक बनता है, वास्तविक और उल्टा बनता है, याद रखिएगा। ठीक है,
अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर अगला कहता है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर अगला कहता है, क्वेश्चन नंबर 30 करता है, किसी दर्पण के सामने आप चाहे जितना भी दूरी पर खड़े हो, आकार का प्रतिबिंब सीधा प्रतिबिंब बनता है। यह दर्पण कैसा है? केवल समतल, केवल उत्तल, केवल अवतल, केवल समतल या उत्तल दोनों। तो दोस्तों अगर आप बात करें तो दर्पण के कितने भी दूरी पर रख दिया जाए, उसका परावर्तक सतह जो है दर्पण का कैसे बनता है ये बताना है। अवतल बनता है। तो दीजिए हाँ दोस्तों, इसका जो सही आंसर 63 का, जी हाँ दोस्तों सही आंसर डी हो जाएगा, समतल और उत्तल दोनों याद बनता है। अगला क्वेश्चन है, अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बीम से खड़ा पाया गया है, तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? तो जब अवतल दर्पण की किसी वस्तु का प्रतिबिंब आभासी और सीधा पाया जाता है और बड़ा पाया जाता है, तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा? 64 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, याद रखिएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन इस प्रकार का कहता है, यदि किसी बीम का प्रतिबिंब आवर्धन ऋणात्मक होता है तो उस बीम की प्रकृति कैसी होती है? तो 65 का हम कर चुके हैं, काल्पनिक और सीधा होता है, याद रखिएगा। किसी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। जब किसी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है वो क्या कहलाता है? चलिए यहाँ तो वो अवतल दर्पण कहलाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है, कहता है यहाँ पर, किसी निम्नलिखित में से कौन सा उत्तल लेंस की फोकस दूरी किसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है? तो जब उत्तल की फोकस दूरी पूछ रहा है तब फोकस दूरी एफ बराबर क्या होता है? आर बाई क्या होता है? 2 होता है। तो त्रिज्या दिया हुआ कितना दिया हुआ है? 32 सेंटीमीटर दिया हुआ है और 2 दिया हुआ, तो काटेंगे तो इसका आंसर क्या होगा? 16 हो जाएगा। अब उत्तल लेंस जो होता है वो याद रखिएगा धनात्मक होता है, याद रखिएगा। तो धनात्मक की तरफ जा रहे हैं तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर, 16 सेंटीमीटर। परावर्तन के निर्धारित होती है, परावर्तन के नियम निर्धारित किस पर होता है? आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होता है? बराबर होता है। परावर्तन कोण आपतन कोण बराबर होता है, आपतन कोण विचलन कोण बराबर होता है और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, याद रखिएगा। आपतन कोण परावर्तन, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होता है, आपतन कोण परावर्तन की तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब एक ही तल में होता है और आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर होता है, आप याद रखिएगा। अगला है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो जब समतल दर्पण की बात हो रहा है तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? सही आंसर ए बी दोनों हो जाएगा। सही आंसर क्या? काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है, संयुक्त फोकस केवल संभव है, संयुग्मी फोकस केवल संभव किसमें है ये बताना है। तो इसका जो आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए बी हो जाएगा करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब सदैव बनता है, उत्तल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है ये बताना है। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी दर्पण का माध्य बिंदु क्या कहलाता है? जब माध्य बिंदु की बात हो रही किसी भी दर्पण का, तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? 72 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, याद रखिएगा ध्रुव कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, 73 में समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होता है? तो समतल दर्पण की बात हो रही तो समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होगा? ऑप्शन नंबर क्या होगा? 73 का सही आंसर जी हाँ दोस्तों सी हो जाएगा, याद रखिएगा। आर बराबर अनंत होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 74 का हजामत बनाने के लिए व्यवहार किया जाता है, किस दर्पण का व्यवहार किया जाता है? तो हजामत बनाने के लिए वो आपको याद रखिएगा अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, याद। अगला क्वेश्चन है, समतल दर्पण का रेखीय आवर्धन क्या होता है? तो समतल दर्पण की बात हो रही है तो समतल दर्पण का ऑप्शन नंबर एम बराबर 1 होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई का अनुपात कितना आता है? तो प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई का अनुपात जो होता है आवर्धन होता है, ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऐसे नहीं लिखते हैं, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा में H1 बटा में H, ये H होता है, H1 नहीं होता, याद रखिएगा। ये प्रतिबिंब की ऊंचाई, ये वस्तु की ऊंचाई होता है, एम बराबर यही फॉर्मूला होती है H1 बटा में H। अगला क्वेश्चन ये यहाँ दिया हुआ है, गाड़ियों के अगर दीप में दर्पण का प्रयोग किया जाता है, किस दर्पण के प्रयोग किया जाता है यही बताना है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। यहाँ दिया हुआ दर्पण के प्रयोग में सभी दूरियां मापी जाती है। तो दर्पण के प्रयोग में सभी दूरियां मापी जाती है, अवतल उत्तल, उसके बाद यहाँ पर ध्रुव, यदि दर्पण के ध्रुव से, दर्पण के फोकस दूरी से, दर्पण के उत्तर त्रिज्या से, तो इसका सही आंसर 78 का ए हो जाएगा, याद रखिएगा। सेकंड लास्ट करके बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन याद दिया हुआ है,
गोलीय दर्पण की दृश्य क्षेत्र बहुत विस्तृत होती है, वो किस में होती है आपको बताना है, तो आप तो याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी में होता है, याद रखिएगा। अगला है लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन संतृप्त हाइड्रोकार्बनिक है, तो जब हाइड्रोकार्बनिक बात आ रहा है तो C4H10 होता है, याद रखिएगा। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा आप याद रखिएगा, यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में से आएगा। और आपको PDF लेना है तो टेलीग्राम में हमारे जुड़ जाइए, टेलीग्राम में सर्च करना है जाकर पॉइंट ऑफ स्टडी STM, और ग्रीन कलर का आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा, इस तरह का देख रहे हैं ग्रीन वाला, इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। वहाँ पर आप होकर ज्वाइन कर दीजिए, ज्वाइन हो जाइए और वहाँ आपको मिल जाएगा पूरा का पूरा PDF मिल जाएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।